नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। मैं कल से ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि राजस्थान में जो मतदान हुआ है, उस मतदान की में जो मतों का प्रतिशत है, जो शायद पिछली बार से शायद 1% ज़्यादा है, उसका प्रभाव क्या होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं चुनाव फँसा हुआ है, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि शायद ये भाजपा के पक्ष में एक संकेत है। आपको क्या लगता है कि चुनावों की मत प्रतिशत को हमें किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, अगर सिर्फ आंकड़ों पर ही विचार हमें करना है तो आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2008 में, जी हाँ, 2008 में राजस्थान में कुल मतदान 66.25% हुआ था, 66.25 हुआ था 2008 में। और 2013 में उस वक्त कांग्रेस जीती थी। 2013 में जब वोट पड़े तो वो वोट उछलकर 75% के परे चले गए, यानी तकरीबन 8.9% का उछाल आया। ये एक बहुत ही असाधारण उछाल था। ऐसा साधारण उछाल बहुत कम देखा जाता है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में 8.75% का मतों में उछाल आया। तो उन मतों का जो उछाल आया और उसका जो नतीजा निकला, उस नतीजे में कांग्रेस का तकरीबन राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया। उसकी सीटें घट के 30 के आसपास आ गई। इस बार क्या हुआ है? इस बार पिछले चुनाव में 74 मेरे ख्याल से 74.09 या 74.09% मतदान हुआ था। इस बार वो मतदान करीबन 75 कुछ हुआ है, मतलब केवल 0.9% मतदान बढ़ा है। यानी पिछले पांच साल पहले और अब के मुकाबले जो मतदान का फर्क है वो केवल 0.9% है, वो 1% से भी नीचे है। तो इस आप अब तुलना कीजिए 2008 और 2013 के बीच में मतदान का प्रतिशत क्या था और 2018 और 2023 के बीच में मतदान के प्रतिशत का फर्क क्या है। तो वहां तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा और एक तरह से लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट किया। लेकिन केवल 0.9% मतदान को ये नहीं कहा जा सकता कि लोग सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं। इसको सरकार की निरंतरता के लिए किए जाने वाला मतदान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतने ही तकरीबन इतने ही प्रतिशत वोट पाने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। अच्छा, लेकिन पिछली बार भी जो राजस्थान में चुनाव था वो कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन वो चुनाव टक्कर का था। एक तरह से देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने ठीक से चुनाव लड़ा नहीं था। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को पलटने की ऐसी कोशिश नहीं की थी जैसी कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। अगर उसके मुकाबले आप जिस तरह से अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा है उसको आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने ये चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा है। अशोक गहलोत ने काफी राजनीतिक चतुराई, कुशलता, रणनीति, इन सबको और जो संसाधन संपन्नता, नए तरीके खोजना, इन सबको दिखाते हुए 2 साल से ही अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको पलटने के लिए काफी भगीरथ प्रयास किया। उन्होंने जिस बड़े पैमाने पर लोक लुभावन योजनाएं जनता के सामने रखी और पिछले 1.5-2 साल से उनका जनता को लाभ भी प्राप्त हो रहा है, और उन्होंने किसी एक खास आबादी के हिस्से को टारगेट करने की बजाय लगभग राजस्थान की सभी जनता को उनका फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जो कोशिश की अशोक गहलोत ने, मुझे लगता है कि पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच का मुख्य अंतर यही है। नई बात केवल यही है। राजस्थान में क्या, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में शायद ममता बनर्जी के अपवाद को छोड़ दिया जाए अगर, जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दिखाया था, वरना किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बंद करने और पलटने के लिए इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं किया जो कि अशोक गहलोत ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मतदान प्रतिशत केवल 0.9% ही बढ़ जाने का फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा कोई चुनाव में बहुत पीछे है या बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। भाजपा ये चुनाव जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस अगर चुनाव हारी तब भी मुझे लगता है कि वो भाजपा के काफी निकट रहेगी। और एक संभावना ये भी है कि कांग्रेस भाजपा से इस चुनाव में आगे निकल जाए। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि भाजपा कांग्रेस से एक कदम आगे है, और उसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूं कि जो कानून व्यवस्था की पिछले 5 साल में स्थिति रही और स्त्री सुरक्षा का जो प्रश्न है, वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। इस कमी की भरपाई की कोशिश अशोक गहलोत ने जो स्त्रियों को संबोधित की गई जो स्कीमें हैं उनके जरिए दिया है। अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम निकलता है। जैसे बहुत सारे मामलों में कई टीकाकार और खास तौर पे आप इस बात पर जोर देते रहे हैं कि फ्री बीज या मुफ्त की जो घोषणाएं हैं या जो लाभार्थी बनाने की प्रवृत्ति है, वह चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। तो क्या राजस्थान में हम इसे गारंटी के रूप में देख सकते हैं या कुछ और कारक है अशोक गहलोत के नहीं पास? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि केवल इन योजनाओं के जरिए, इन लोक लुभावन योजनाओं के जरिए अगर अशोक गहलोत चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो उसमें सफल नहीं होंगे। ये योजनाएं तो अगर उन्होंने ठीक शासन दिया होगा, अच्छी गवर्नेंस दी होगी। देखिए, गवर्नेंस जब दी जाती है तो उसके अंदर बहुत सी कमियां रह जाती हैं। ये एक कमी है कि उन्होंने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जितना मजबूत दिखना चाहिए था सरकार को, सरकार आज उतनी मजबूत नहीं दिखती है। लेकिन और दूसरे मोर्चों पर सरकार काफी मजबूती से काम करते हुए दिखती है। इस मोर्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मोर्चों पर सरकार, जैसे पेपर लीक का सवाल है, पेपर लीक के सवाल, राजस्थान ने एक कानून बनाया है जिसमें पेपर लीक करने वालों को वो सजा का प्रावधान है, जबकि दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। सभी तो एक राष्ट्रीय रुझान है, सब जगह पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में 22 पेपर लीक हो चुके हैं। तो वहां पर इस तरह के कानून नहीं है। तो राजस्थान में दूसरे भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मतभेद है, उस मतभेद से भी उसको लाभ होगा और सचिन गुजरों पायलट के वोट उसको, हाँ जी, हाँ, सचिन पायलट आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो मतभेद है उसमें उसको भाजपा को फायदा होगा। तो मैं मानता हूं कि भाजपा को उसमें कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन कितना फायदा होगा? क्या सारे के सारे गुर्जर उसी तरह एक तरफा भाजपा को वोट दे देंगे जिस तरह 2018 में उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था? मैं ऐसे नहीं मानता। मेरा मानना है गुर्जरों के वोट में भी बंटवारा होगा। इसी तरह जाटों के वोट में भी बंटवारा होने की संभावना है इस बार। तो ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा बताता है, और जो अशोक गहलोत की सरकार की जो कमी बेशी है और उस कमी बेशी की भरपाई करने के लिए उन्होंने जो लोक लुभावन योजनाओं का सहारा लिया है, इन सब चीजों को मिलाकर सीन ये बनता है कि राजस्थान में चुनाव काफी फंसा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने खुद को अपनी पार्टी के ऊपर हावी कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई और अशोक गहलोत एक बड़े नेता बन गए, जिससे कि चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री तो उन्हें ही बनना है। अब कांग्रेस के काला कमान उन्हें पीछे नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति बन रही है। कि ऐसी स्थिति वहां पे है। देखिए, चाहे भाजपा के दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान के चुनाव की जो केंद्रीय शख्सियत है वो अशोक गहलोत है। भाजपा भी लगातार उन्हीं के ऊपर हमला कर रही है। भाजपा का हमला राहुल गांधी के ऊपर नहीं है, आप एक भी नहीं, राहुल गांधी में भाजपा की दिलचस्पी नहीं है। भाजपा का हमला मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर नहीं है। भाजपा का हमला मुख्य तौर पर अशोक गहलोत के ऊपर है, और अशोक गहलोत भी बदले में कह रहे हैं कि सभी सीटों पे मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, 199 सीटों पे मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके जरिए वो जो उनके विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, या उनके मंत्रियों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, मैं समझता हूँ मंत्री भी बहुत आसानी के साथ में चुनाव जीत के निकल जाएंगे राजस्थान के, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके बहुत सारे विधायक जिनको दोबारा उन्होंने टिकट दिया है वो आसानी के साथ चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये काफी ये कमजोरियां हैं अशोक गहलोत के चुनाव की। अगर वो बड़े पैमाने पर टिकट काट सकते तो वो एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो ज्यादा टिकट नहीं काट पाए। इवन यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में टिकट ज्यादा काटे गए हैं और राजस्थान में उसके मुकाबले टिकट कम काटे गए। तो कांग्रेस की चुनाव मुहिम में दिक्कतें भी हैं, खामियां भी दिखाई पड़ रही हैं और उसकी खूबियां भी हैं। एक बात आम तौर पे कही जाती है कि जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उसमें ज़्यादा माहिर है और कांग्रेस का प्रदर्शन कम से कम 90 के दशक के बाद कमज़ोर रहा है। तो नहीं क्या नहीं, ये ऐसा मिथक नहीं, इस बार ऐसा नहीं, टूटेगा? नहीं, उल्टी बात है इसमें। हुँ,
राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर पाने में मोटे तौर पर नाकाम रही है। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ दीजिए, ये दो असाधारण राज्य हैं। आप इनको छोड़ दीजिए, बाकी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कहां कर पाई है भाजपा। हिमाचल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पाई, कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार भी चुनाव हार गई थी, राजस्थान में भी पिछली बार चुनाव हार गई थी, छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार चुनाव, तीनों जगह भाजपा की सरकारें गई थी। 2018 में भी तीनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पाई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के ज्यादा सफलता का सामना करती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अब क्या करती है, क्या कांग्रेस भी एंटी इनकम्बेंसी के सामने घुटने टेकती है। छत्तीसगढ़ में लग रहा है कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित नहीं होगी, और राजस्थान के ऊपर सबकी निगाहें हैं। एक चीज जो आपने कही राजस्थान के संदर्भ में कि सचिन पायलट और गुर्जर वोटों का प्रभाव कुछ कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शायद सचिन पायलट को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आलाकमान इस मसले को और बेहतर तरीके से देख सकता था? देखिए, पिछले 2018 में जब चुनावी मुहिम चल रही थी तो गुर्जर मतदाताओं को किसी भी तरीके से उनके पास ये संदेश गया कि चुनाव जब होगा और कांग्रेस जीतेगी तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जाहिर है कोई ये आधिकारिक रूप से ये बात नहीं कही गई थी, लेकिन गुर्जर मतदाताओं ने ये सोच के वोट दिया था। अच्छा, जब उन्हें नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री और उनकी अशोक गहलोत के खिलाफ एक पूरा 5 साल तक एक तरह की लड़ाई चलती रही, छापामार लड़ाई चलती रही उनकी, यहाँ तक कि वो कांग्रेस छोड़ने की हद तक चले गए, और अशोक गहलोत ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और निकम्मा वगैरह उन्हें कहा, उनको काफी अपमानित भी किया। तो ये सब जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं से जो गुर्जर मतदाता है उसके मन में काफी तलखी है कांग्रेस के प्रति। अब वहां समस्या ये है कि जो उनका नेता है जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो कांग्रेस में है, और वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, वो अपना कैरियर कांग्रेस के साथ देख रहा है। तो इसलिए गुर्जर मतदाता जो है वो उसके दो मन है। अब वो किधर झुकेगा ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर भाजपा मानती है कि पूरी तरीके से सारे गुर्जर वोट उसे मिल जाएंगे तो मुझे इसमें शक है। मेरे ख्याल से गुर्जर वोट निर्वाचन क्षेत्र के मुताबिक की परिस्थितियों के मुताबिक बटेंगे। इसी तरह मुझे लगता है इस बार जाट वोट भी बटेंगे, और मुझे लगता है कि जो महिला वोट है उनके बीच में भी बंटवारा होगा। महिला वोट के संदर्भ में आमतौर पर ये समझ रही है कि वो किस पार्टी को वोट देती हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क अकेले दम पर नहीं पड़ता है। ये महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में बहुत सारे टीकाकारों ने कहा, आपने भी इस ओर संकेत किया था। तो क्या अब उसे हम नए सिरे से अब देखने की ज़रूरत है, खासतौर पर लाडली बहन योजना और फिर राजस्थान में जो चीज़ें होंगी उसके आधार पर, कि वो भी प्राथमिकताएँ तय करती हैं? स्त्री वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक राष्ट्रीय रुझान है। और जब प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाता है, जब मात्रा परिमाण में वृद्धि हो जाती है, मात्रा में वृद्धि होती है, तब फिर वो परिवर्तन गुणवत्ता की श्रेणी में चला जाता है। जब मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है तो वो क्वांटिटी जो होती है वो क्वालिटी में बदल जाती है। और महिला वोट जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे मुझे लगता है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे सत्ता बदलने या सत्ता को कायम रखने के लिए एक क्वालिटी का रूप ले। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को कायम रखने में महिला वोटों का योगदान है, ऐसा माना जाता है। और इसके और बहुत बारीक विश्लेषण तो मैंने नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की समझ उस आधार पर बनी है। अगर राजस्थान में महिलाओं ने सुरक्षा के प्रश्न को प्राथमिकता दी, कानून व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता दी, तो कांग्रेस को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। अगर इस सवाल के ऊपर महिला वोटों में विभाजन हुआ, उन्होंने ये देखा कि भाई कितनी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी रियायतें मिल रही हैं, और ये समस्या भी रही है, तो इस सवाल पर अगर महिला वोटों में विभाजन हुआ तो फिर मैं कहूंगा इससे चुनाव लड़ जाएगा। लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे, उसे राजस्थान में इन चुनावों के बाद एक नया नेता मिल जाएगा। जीतेगी तो नया मुख्यमंत्री और हारेगी तो कोई नया विपक्ष का नेता। क्या बात सही है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हारती है तब उसे नया नेता मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। 2018 में भी चुनाव हारी थी, 5 साल में भाजपा को नया नेता नहीं प्राप्त हुआ। यहां तक पुराना नेता भी नहीं मिला उसे,
जो पुराना नेता था वो राजनीति से उसने अपने आप को अनुपस्थित कर लिया। वसुंधरा राजे ने राजनीतिक भाजपा की रोजमर्रा की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसमें उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। वो एक तरह से एक तरह से पृष्ठभूमि में चली गई। वो जब नए चुनाव आई तब फिर वो निकल के सामने आई और चुनाव प्रचार करती हुई दिखी। तब उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाएं व्यक्त की। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेशों में राजनीति करती है वो थोड़ी अलग तरह की है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का एक नेता बनाया होता, यहाँ तो देखा जाए कांग्रेस अशोक गहलोत के मुकाबले विपक्ष के नेता की भूमिका तो सचिन पायलट ज्यादा निभाते रहे हैं। भाजपा ने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई नहीं है वहां पर। तो भाजपा को नया नेता तभी मिलेगा जबकि वो वहां पर चुनाव जीतेगी। तब फिर मोदी जी की पसंद का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, जो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं होगी। नरेंद्र मोदी इन चुनावों में, राजस्थान के चुनाव में भी और अन्य चुनाव में भी मोदी की गारंटी के साथ सामने आए। अगर उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, जो कि लग रहा है कि शायद अच्छा ना रहे, तो क्या उनके नेतृत्व के सामने थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास थोड़ा डगमगा सकता है? देखिए, मैं एक सवाल इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो और भारतीय जनता पार्टी का परिणाम 2018 से तो बुरा नहीं हो सकता। 2018 में तो वो तीनों जगह उनकी सरकारें हार गई थी। उससे बेहतर ही होगा परिणाम। और अगर उतना ही बुरा हुआ तब भी उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि भाई पिछली बार भी हम राज्यों में चुनाव हार गए थे लेकिन लोकसभा में हम चुनाव जीत गए थे। इस बार भी अगर हम राज्यों में हार जाएंगे, जीत गए तो बोनस है, जहां जितना जीते उतना बोनस है, और अगर हार गए तो हम 2024 तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो वो लोग तो ये सब सोच के चल रहे हैं। कांग्रेस ये फैसला तो नहीं करेगी कि अब उसे इंडिया गठबंधन को थोड़ा पीछे छोड़ देना है और अपने बलबूते पे वो आगे बढ़ेगी, जैसे कि उसने 19 में किया था? अगर उसने ऐसा किया तो फिर से ये लोग मुंह के बल गिरेंगे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें 303 की बजाय 350 हो जाएंगी। और अगर कांग्रेस ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में इंडिया गठबंधन को मजबूत किया और विपक्ष की एकता को बुलंद किया, सब लोगों के साथ मिलकर लड़ी, और पूरे देश में एक नैरेटिव, एक कहानी विपक्ष की तरफ से सरकार भाजपा विरोधी एक कहानी सुनाई गई, लोगों को, जनता को एक सकारात्मक आश्वासन दिए गए, इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र पेश किया और बाकी उसकी जो सदस्य पार्टियां थी उन्होंने कहा यही हमारा भी घोषणा पत्र है। अगर ऐसा किया तब फिर वो 2024 में नजारा बदल सकते हैं। वरना अगर फिर से कांग्रेस ने 2019 जैसी मैं कहूं हेकड़ी दिखाई और अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत की, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तक उसने जो हासिल किया है वो खो देगी। एक आखिरी सवाल उस प्रश्न से ही संबंधित है जो मैंने शुरुआत में किया था, कि क्या मत प्रतिशत के आधार पर जब हम चुनावों को मापते हैं, तो वो निश्चित रूप से ये कहा जाता है या कहा जा सकता है कि जब मत प्रतिशत ज़्यादा हो पिछली बार की तुलना में, तो विपक्ष की लहर है? या एक ऐसा पत्रकारों के बीच में बनी हुई धारणा है? इसके पीछे कोई पुष्ट आधार है? नहीं, एक ज़माने में ये माना जाता था और इस प्रकार के उदाहरण भी थे कि जब वोट खूब जनता उत्साह से डालती है, तो सरकार बदलने के लिए डालती है। धीरे-धीरे ये चीज़ें उतना ज़्यादा इनका ज़ोर नहीं रह गया। अब ऐसे कई उदाहरण मिल जाएँगे आपको कि बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है, फिर भी जो वही पार्टी जीत गई, ज़्यादा वोट पड़ा है। कम वोट पड़ा है, उसके बावजूद पार्टी हार गई। तो ये सब अब इस तरीके से आता है। हाँ, ये मुझे अभी भी लगता है कि अगर मतदान प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा उछाल आया, असाधारण उछाल, जैसा उछाल 2008 की बजाय 2013 में आया था, वो मुझे लगता है कि तब लोग सरकार बदलने के लिए नाराजगी में वोट डालते हैं। वो अलविदा घर से निकलते हैं कि हमको हर कीमत पे इसको हटाना है। क्योंकि वो 9% का उछाल जो होता है ना, 8.75% का उछाल है, वो बहुत असाधारण उछाल है जो उस वक्त उस चुनाव में आया था। वैसा उछाल अभी देखने को नहीं मिलता है। तो अभी आप इतना जरूर कह सकते हैं कि जनता में चुनाव के प्रति उत्साह कम नहीं है। जनता निकल के आई, जितनी पिछली बार निकल के आई थी लगभग उतनी ही इस बार भी निकल के आई और उसने अपने वोट डाले। अब उसने सरकार हटाने के लिए वोट डाला कि सरकार बचाने के लिए वोट डाला, या उसने एक त्रिशंकु विधानसभा के लिए वोट डाला, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं एक बार
फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम देश की राजनीति की चर्चा करते हैं और कई अन्य मुद्दों पर हमारी बातचीत आगे अभय कुमार दुबे से भी होगी और कई अन्य विद्वानों से भी हम अन्य कार्यक्रम लाने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।